चलिए सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे थे करंट अफेयर का जो सीरीज लेके चल रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसे मैंने कहा भी था आप लोगों से कि जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी आयोग होंगे उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ऑलरेडी मैंने पहले किया भी था, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, नाबार्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताया, निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने बताया, और भी चीजें हैं जो बची हुई है उसको भी मैं आप बता देता हूँ। बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा किया गया था। तो आज हम बात करेंगे G20 पे क्या होता है, ग्रुप 20 किसे कहते हैं या G7 किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा जो टॉपिक बचा होगा उसको भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले तो टाइम हो गया, सभी लोग आ जाइए। और आगे बढ़ने से पहले जो अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता भी है कि बताना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक को हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, और इस चैनल पे सभी का स्वागत है। आपको टॉप एजुकेटर मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट टेलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये चैनल का नाम है क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, मेरे साथ। और लेटेस्ट क्रैक इट करते हैं। और 11 जून को आपका पेपर है। और मैं बार बार याद दिलाता हूँ 11 जून 2021 ये वो दिन है जो अपने सपनों को साकार करने का दिन है। तो प्रीलिम्स का पेपर है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रीलिम्स का पेपर है आपका, और समय कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे बैचेज भी आए हैं, उस पर भी चर्चा कर लिया जाएगा। और अपनी तैयारी को एकदम लगे रहिए आप लोग, जो लगा रहेगा सफलता उसी को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेली लाइव क्लास मिलेगा, सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो लाइव क्लासेज मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, जो कोर्स मिलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का बेसिकली मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि लाइव क्लास अगर नहीं भी कर पाते हैं तो वो जो लाइव क्लास होता है आपके मोबाइल पे स्टोर हो जाता है, और आप कभी भी चाहे उसको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर ऑफलाइन की तरह कि भैया ऑफलाइन क्लास है, अगर क्लास 2 दिन नहीं गए तो कैसे क्या होगा, तो उसमें क्लास तो दोबारा कर नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ पे तो सबसे अच्छी फैसिलिटीज है कि भैया आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, 10 बार नहीं 100 बार देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। और भी देखिए अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हों वो लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है। और भी देखिए, ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंसिपल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। सभी लोग इसी टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर भी कर देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी देखिएगा टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, तो वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम फॉलो करते रहिए। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर यूपीएससी सीएससी के फील्ड के दिखाई देते हैं, सारे एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। चलिए, और भी देखिए यूपीएससी सीएससी के बारे में, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी है, एसआरटी कोर्स है। आप किसी में भी सब्सक्रिप्शन लेके अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी देखिए प्लान के बारे में अगर मैं बात करूँ, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान के बारे में, तो ये 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का प्लान है प्लस वाले सब्सक्रिप्शन में। और 6 महीने का 40,500 है, 1 साल का 49,500, 2 साल का 72,000, 3 साल का 90,000। और ये देखिए बेटा, ये कोड है, मेरा कोड है ये PJ01। ये कोड अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे लिया जा सकता है। 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 6 महीने का 36,450, 10 महीने का 1 साल का हो जाएगा 44,550, और 2 साल का 64,800, 3 साल का हो जाएगा 81,000। दूसरा जो सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, और ये जानते ही हैं 74,500 है, 2 साल का 1,15,000 है, 3 साल का 1,53,000 है। कोड यूज करेंगे 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। 8 तारीख को बहुत सारे बैचेज आए हैं, ऑलरेडी ये सब चीज़ें पहले बता भी चुका हूँ कि 8 फरवरी को बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं। किसी को भी नए बैच में एडमिशन लेना हो या एनरोल कराना हो तो अपने आप को करा सकता है, क्योंकि ये जो बैच होगा बेसिकली 11 जून 2021 को नज़रअंदाज देखते हुए किया जाएगा। ये शब्द भी बड़ा पुराना शब्द है, उसके तहत ये बैच जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो 11 जून 2021, क्योंकि उसी के बिहाफ पर ये बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, उसी को देखते हुए बैचेज को किया जाएगा। ठीक है, नज़रअंदाज ऐसे कुछ कहा जाता है ना, शब्द को यूज किया जाता है। चलिए, तो ये है, बाइलिंगुअल में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी बैचेज हैं, 6 महीने के बैच हैं। और ये 1 ईयर कंप्लीट बैच है, जिनको 2022 का लक्ष्य है कि 2022 में अपने सपने को साकार करेंगे। और 2023 में जिनको अपने सपने को साकार करना है, देख लीजिए 2023 जिनको पेपर देना हो, और टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जिनके टाइम खत्म हो जाते हैं उनसे जाके उनका दर्द आप लोग पूछिएगा। 2023 का जो बैच है
2 साल का बैच है। 2023 को जिनको पेपर देना हो, 23 का जो मान के चलता हो उस समय अपने पेपर देंगे, तो 2 ईयर का कंप्लीट बैच है। किसी भी बैच में ये कोड है PJ01, इस कोच का यूज कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी बैचेज है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के एनसीईआरटी बैचेज हैं। 8 फरवरी से ये भी स्टार्ट हुए हैं। बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आप किसी में भी इनरोल करा के अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़े भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना, एक स्कूल के टाइम का पढ़ना और यहाँ पढ़ने में बड़ा अंतर होता है, तो इसको आराम से पढ़िएगा आप लोग। चलिए और बात करते हैं हम लोग। अनअकैडमी ने देखो बेटा कॉम्बैट स्टार्ट कर चुके हैं। कॉम्बैट स्टार्ट कर चुके हैं तो क्या हुआ, देखो बेटा ये कॉम्बैट जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होगा। ध्यान से सुन लीजिए, ये कॉम्बैट होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा। ऑल इंडिया रैंक आपकी डिसाइड होगी। और अनअकैडमी कॉम्बैट जो होगा वो 14 फरवरी को होगा, दिन में 11 बजे होगा। क्योंकि 14 फरवरी का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन होता है सभी के लिए, क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी होता है और 14 फरवरी को आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट भी होगा। इसमें 60 मिनट के पेपर होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगा और हर अल्टरनेट संडे को होता है, सभी लोग जानते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे जब आप लोग, जो नहीं किए उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो किए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोड यूज कर सकते हैं PJ01 और वैलेंटाइन डे को देखते हुए ये कॉम्बैट होगा। अरे यार वैसे भी अल्टरनेट संडे को होता भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोड का यूज कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वैलेंटाइन गिफ्ट है आप लोग के लिए, जस्ट दीजिए और वैलेंटाइन डे को ऐतिहासिक बनाइए, 14 फरवरी ऐतिहासिक दिन। चलिए, जो भी उस दिन वैलेंटाइन डे के जो पेपर में जिनका रैंक अच्छा आएगा, 1 से लेकर 10वां रैंक तक जिनका भी रहेगा, उन सभी महारथियों को क्या दिया जाएगा, 1 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो जिन महारथियों को लगता है कि भाई साहब ऐसा हो सकता है, तो वो कृपया करके 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन, ऐतिहासिक दिन, कॉम्बैट दें और अपने आप को दिखाएं दुनिया के सामने कि हम भी हम हैं, बाकी सब कम है। चलो और भी देखते हैं। तो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, G20 के बारे में बात करूंगा, ग्रुप 20 के बारे में बात किया जाएगा, क्योंकि मैंने कहा भी था G20 क्या होता है, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। और देखो बेटा पेपर में क्या है, G20 के बारे में बेसिकली मैं बता दूं, चर्चा में क्यों है, क्या है, ये सब बताया जाएगा कि ग्रुप 20 का मतलब क्या होता है। आखिर इसका मतलब कुछ तो होगा। जैसे सार्क का मतलब होता है, ब्रिक्स का मतलब होता है, आसियान देशों का मतलब होता है, वैसे ही G20 का मतलब होता है, वैसे ही G7 का भी मतलब होता है। तो आप सुनते भी होंगे कि G20 के समिट में हमारे मंत्री जी गए, उन्होंने G20 के समिट में भाग लिया, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए हम G20 पे आज हम पूरा चर्चा करेंगे और पूरा G20 का पूरा इसमें पढ़ेंगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा आप करने की स्थिति में रहेंगे भी। चर्चा में क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर भी लेते हैं। मार्च 2020 में G20 समूह के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने की दिशा में एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको पता है कि कोरोना महामारी भी आ गई थी मार्च के समय में, होली के बाद उस समय आई भी थी। और मार्च में जब कोरोना महामारी आ गई थी तो कोई कहीं पर जा भी नहीं रहा था, सारी चीजें बंद हो गई थी, लॉकडाउन भी उसके बाद लगा दिया गया था। तो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जितने भी नेशनल राष्ट्रीय नेताओं द्वारा क्या हुआ था कि कोविड-19 महामारी से निपटने की दिशा में क्या प्लान बनाया जाए, क्या हमारा अगला रणनीति होना चाहिए, इन सभी ने, जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उन सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन किया था, वीडियो सम्मेलन किया था, आयोजित किया था, जिससे कि आगे की रणनीति पर चर्चा किया जाए कि कैसे कोरोना महामारी को निपटा जा सकता है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि G20 में हुआ जाता कि मार्च 2020 में कि जितने भी G20 समूह के राष्ट्रीय नेता थे अपने अपने देश के, ग्रुप 20 के, उन्होंने सभी ने कोविड-19 महामारी से निपटने की दिशा में एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया है। और ये वीडियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया है, ताकि वीडियो सम्मेलन आयोजित करने के बाद जितने भी अपने अपने देश के प्रतिनिधि होंगे वो सभी लोग इस वीडियो सम्मेलन में आएंगे और आगे वाली रणनीति क्या होगी कोरोना महामारी को देखते हुए, इस रणनीति पर और सभी के सभी चर्चा भी करेंगे। बस यही है चर्चा में क्यों। आगे देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। G20 समूह जो होता है विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जिसे कहते हैं, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह होता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो ग्रुप 20 होता है वो क्या होता है, तो ग्रुप 20 जो होता है वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो, और यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह होता है। ये आप लोग ध्यान से इसको जानिएगा कि आखिर G20 का मतलब क्या होता है। तो G20 में कौन कौन होते हैं बेटा, वर्ल्ड बैंक होता है, IMF होता है, यूरोपीय यूनियन होता है और आपके 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह भी होता है। औपचारिक नहीं होता है, अनौपचारिक समूह होता है, अनौपचारिक समूह होता है। ठीक है,
इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि इसमें वर्ल्ड बैंक भी होता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए मुझे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट कीजिए आप लोग, सब बताया जाएगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आप लोग बताइए मुझे। कहाँ होता है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। इसके साथ ही साथ देखिए G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाता है। यानी कि जो भी देश, हम तो विकासशील देश हैं, लेकिन जो भी देश उन्नत है, जो प्रमुख उन्नत देश हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाया जाता है। यानी कि दुनिया के जितने भी प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले जो देश है, क्योंकि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्योंकि भारत की जनसंख्या आप देखिए सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है, पहला चाइना है, दूसरा अमेरिका है। और भारत में आपने देखा होगा कि 18 से 35 साल के युवाओं यूथ इतना ज़्यादा है, 65% के पास यूथ है। तो जिस देश के पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी, जिस देश के पास इतना यूथ जनरेशन होगा, जिस देश के पास इतनी जनसंख्या होगी, तो उभरती हुई अर्थव्यवस्था से कौन उसको रोक सकता है। तो G20 समूह बेसिकली भारत ही नहीं पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रुप 20 जो है, जिसमें मैंने कहा कि एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें आपके वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये प्रतिनिधि हैं, और यूरोपीय यूनियन और 19 देशों के अनौपचारिक समूह होता है। और जैसे मैंने कहा कि G20 समूह जो होता है दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक साथ लाने का काम भी करता है। और जैसे मैंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान में मार्च में सभी देशों के प्रमुख नेताओं ने आया, वर्चुअल तरीके से मीटिंग हुआ और आगे की रणनीति पर चर्चा किया गया कि आखिर इस महामारी से कैसे निजात पाया जा सके। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। सकल घरेलू वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये G20 समूह के बारे में सब बताया गया है कि G20 जो समूह है वो वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक इन्वेस्टमेंट का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं 85% GDP तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये 2/3 बताओ, इतना इंपॉर्टेंस है कि 2/3 जनसंख्या, यानी कि आपका 66% जनसंख्या तो यहीं पर है। अब बताइए, और GDP का 85%, सकल घरेलू उत्पाद और निवेश का 85%, व्यापार का 75% और 2/3 जनसंख्या का मतलब 66%। आप बताइए कि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या अगर 100 मान लें, 100 का 66% तो सिर्फ G20 के समूह के देश हैं। तो G20 अपने आप में सोचिए कितना ग्लोबल है। G20 अपने आप में उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है। G20 अपने आप में उभरते हुए देशों का एक समूह है जो उन्नत विकास करके, जैसे मैंने कहा भी यहाँ पे आपको बताया भी, ये क्या है बेसिकली, ये जो है जो G20 के बारे में जो मैंने आपसे कहा भी, ये बेसिकली जो है G20 प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक साथ लाने का काम भी करता है। अब बताइए, जहां पर 66% जनसंख्या जिस देश में, उन्हें पूरा 66 G20 के समूह को मिला दिया जाए तो 66 है, व्यापार में 75% है, निवेश में, वैश्विक निवेश में 85% है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 85% है, तो विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो तो G20 का बताओ कितना दबदबा होगा ग्रुप 20 का। और जैसे मैंने कहा कि कोरोना महामारी जब आई थी तो ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ भारत में थी, पूरे विश्व पर थी, वैश्विक लेवल पर थी। और जब वैश्विक लेवल पर थी तो जाहिर सी बात है, जब वैश्विक लेवल पर कोई भी घटना होगी तो पूरे के पूरे जितने भी मेन जो नेता होंगे हर देश के, वो उस वर्चुअल सम्मेलन में आए थे। कोरोना महामारी को कैसे निजात दिलाया जाए, आगे की क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा भी कि 66% जो जनसंख्या है वो G20 देशों की है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, और कहीं पर भी यूज किया सकता है ग्रुप 20। ठीक है, इतना जो डेटा दे रहा हूं सारा एक एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यह एक मंत्री स्तरीय मंच है। मंत्री स्तरीय मंच का मतलब क्या होता है, जितने भी मंत्री होते हैं, मतलब G20 वाले, और जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था और हम क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी कि दोनों अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है, विकासशील अर्थव्यवस्था, ये दोनों का मिश्रण है G20। यानी कि G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्ष 1999 से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। क्या होता है, 99 से जो हमारे वित्त मंत्री, जितने भी वित्त मंत्री उनके हैं और हमारे भी हैं, और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दुनिया ने उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्व समिति की आवश्यकता को महसूस किया भी है। तो इसकी पूरी कहानी बता रहा हूं कि आखिर G20 की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो G20 बेसिकली देख लो कि यह एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था।
1999 से वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व केंद्रीय बैंक के जितने भी गवर्नर थे उन गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और 2008 के जो वित्तीय संकट आया था उस संकट के दौरान दुनिया ने उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्व समिति की आवश्यकता को महसूस किया था। और जब महसूस किया गया तो फिर क्या हुआ देखिए आगे। उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप यह निश्चित किया गया कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी, क्योंकि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वित्तीय संकट की जब स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो सोचा गया कि कोई ऐसा मंच होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप यह निश्चय किया गया कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं का बैठक किया जाएगा। और G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं। यानी कि G20 राष्ट्रों के जो वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर लोग होते हैं, वो वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं, जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। यहां तक देख लीजिए पहले आप लोग G20 की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको पहले पढ़िए यहां तक कि G20 बेसिकली क्या है आखिर। जैसे मैंने कहा कि पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या ये G20 देशों में रहती है, निवास करती है। तो G20 मतलब 100 का 2/3 किया जाए तो 66% हुआ। और जिस पूरे बताइए कि 66% जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन जो है वो G20 देशों के पास है। और इसकी उत्पत्ति मैंने शुरुआत में कहा आप लोगों से कि एक ऐसा मंच महसूस किया जाने लगा कि ताकि एक वर्ष में G20 के जितने भी राष्ट्र के नेताओं की बैठक की जाए। और जैसे हमने कहा कि G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं, और जिसमें विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। और शुरुआत में मैंने उसका नाम भी लिया था, वर्ल्ड बैंक, G20 के IMF के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन, ये सारा आप लोगों को शुरू में बताया भी था, और 19 देशों के भी बारे में बताया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है G20 की उत्पत्ति। यहां तक पहले पढ़िए, उसके बाद जो कोई डाउट हो तो पूछिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं फिर। तो इसको देखिएगा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेते हैं। और देखते हैं, तो ये देखिए और आगे क्या क्या है, कार्य क्या क्या है देख लीजिए। G20 के कार्यों को 2 ट्रैक्स में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कि फाइनेंस ट्रैक G20 समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्रा पर केंद्रित होता है। तो इसके G20 के कार्यों को 2 ट्रैक्स में बांटा गया है, एक है फाइनेंस ट्रैक्स और दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक्स में बेसिकली G20 समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्रा पर केंद्रित होता है। और शेरपा ट्रैक राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास और ऊर्जा आदि व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता भी है। तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है कि G20 समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दों द्वारा केंद्रित होता है। और शेरपा ट्रैक राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता भी है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। G20 समूह के सदस्य देखिए कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहीं से उठा के UPSC ने कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना भी है अपना, चाइना भी है देख लो, चाइना, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, बढ़िया उत्तरी कोरिया भी नहीं है, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यानी कि नोट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 एंड 20। बताओ 20 देशों का समूह है कि नहीं है। अब जिस देश के पास 20 देशों का समूह हो और उसकी जो 2/3 जनसंख्या, 2/3 का मतलब हो गया 66% रहती हो, बताओ उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कि नहीं है, इतने बड़े देशों का। और स्पेन को एक अस्थाई
गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है जो प्रत्येक वर्ष G20 सम्मेलन में भाग लेता है। यानी कि वो कौन सा देश है? स्पेन। इसको ध्यान से पहले पढ़िए। पहले समूह देखिए कितने सदस्य हैं, बस सदस्यों को देखिए पहले आप लोग, सदस्यों को देखिए पहले आप सभी के सभी। G20 के कौन कौन से सदस्य हैं, कितने 20 देशों में कौन कौन से हैं? सदस्य देखिए आप सभी के सभी पहले। कौन कौन से देश होते हैं? तो G20 समूह के सदस्य देश कौन कौन से हैं? जिसमें मैंने कहा कि अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, यूरोपीय यूनियन है, आपका फ्रांस है, फ्रांस भी है आपका। और इसमें बताइए कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो G20 समूह के जितने देश का नाम मैंने आपको जिक्र किया, इसमें कौन बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है? कमेंट करके आप मुझे बताइए। ठीक है, इन जितने भी देशों का नाम मैंने लिया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन कौन से देश अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अस्थायी सदस्य बताइए, कोई है बताने वाला? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि 66% जनसंख्या है, जीडीपी 85% मैंने कहा, जनसंख्या 66% कहा, निवेश की मैंने बात किया, जिसमें मैंने कहा अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, भारत है, यूरोपीय यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरबिया है, दक्षिणी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया भी है, दक्षिणी अफ्रीका भी है, साउथ अफ्रीका भी है आपका, यूनाइटेड किंगडम है, टर्की है, तुर्की है और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। मैंने इसमें कहा कितने 20 देशों में आप उस देश का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, क्योंकि टोटल तो 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। कोई है बताने वाला? बताइएगा आप लोग आराम से। क्या चीन है कि नहीं है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा आप लोग। चीन है कि नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। स्पेन को एक अस्थायी सदस्य के रूप में, गैर सदस्य के रूप में, अस्थायी गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष G20 सम्मेलन में भाग लेता भी है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं G20 के बारे में, कार्य व संरचना इसका क्या क्या है। G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के साथ वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेट होता रहता है। यानी कि जो ग्रुप 20 समूह का एक अध्यक्ष पद जो होता है, सदस्य देशों G20 के जो मेन अध्यक्ष, कोई अध्यक्ष होंगे ना, वो तो जो अध्यक्ष होते हैं, जो पद होता है सदस्य देशों के मध्य, यानी कि जितने भी सदस्य देश है उनके मध्य वार्षिक तौर पर, क्योंकि 2 बार होता है मीटिंग, रोटेट होते रहता है। मान लीजिए कभी ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो कभी कनाडा आएगा, तो कभी ब्राजील आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, साउथ कोरिया आएगा, ऐसे में रोटेशन चलता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो समय के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित भी करता है।
अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 19 राष्ट्रों में से को 5 समूह में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक समूह में 4 देश से अधिक नहीं हो सकते हैं। यानी कि जो जितने भी 19 राष्ट्र 20 राष्ट्र जो भी हैं उनको 5 समूहों में विभाजित किया जाता है। 5 समूह होते हैं और प्रत्येक समूह में 4 इंटू 5 किया जाता है, तभी तो 5 जो कि 20 होंगे। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 5 समूहों में विभाजित किया जाता है और 4 से अधिक देश नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष पद वार्षिक स्तर पर प्रत्येक समूह में रोटेट होता रहता है। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, मान लीजिए कभी कोई है और रोटेशन का मौका हमेशा मिलना चाहिए भी, ठीक है। चलिए, G20 देश पेपर में बहुत पूछता है। G20 का कोई समूह अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य समूह से किसी देश का चयन कर सकता, एक देश का चयन करता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष G20 का कोई समूह भी अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य समूह से किसी एक देश का चयन करता भी है। जैसे मान लीजिए 5 है, ABCDE, ठीक है। 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 से अधिक ना होना चाहिए। यानी कि कोई भी समूह किसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, किसी को भी आप जो है अन्य समूह से एक देश का चयन करता है। भारत समूह 2 में है जिसमें रूस, साउथ अफ्रीका और तुर्की भी शामिल है। मान लीजिए यही पूछ दे कि जो 5 समूह की आप बात कर रहे हैं, 5 इंटू 4 मतलब 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 प्लस नहीं होना चाहिए। तो 5 समूह में भारत के समूह का है तो समूह 2 का सदस्य है, जिसमें रूस है, साउथ अफ्रीका है, भारत है, भारत भी है इसमें और तुर्की भी है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और G20 समूह के पास अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि G20 समूह के पास इनका कोई अस्थायी सचिवालय और मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है नहीं होता है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और देखिए G20 समूह के कार्य और संरचना के बारे में। इसके अतिरिक्त G20 समूह का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करके G20 एजेंडा को लागू करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। यानी कि जो भी सदस्य होता है, जिसमें मैंने कहा कि रोटेट करके सदस्य बनते हैं, तो रोटेट करके माने कोई भी सदस्य बनता है तो अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करके G20 एजेंडा को लागू करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये भी। और देखिए ट्रोइका साहब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। प्रत्येक वर्ष जो है एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है, तो वह देश पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश व अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। मान लीजिए सी बना तो इसने पिछले वाला और अगले वाला, इस दोनों सभी के बीच में मतलब CAD का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलता है ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहे। और इस प्रक्रिया को हुई सामूहिक रूप से ट्रोइका कहा जाता है। ट्रोइका बेसिकली है क्या, किसी का नाम नहीं है। ये ट्रोइका का मतलब ये होता है ट्रोइका, जिसका मतलब है कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि ABCDE है। मान लीजिए सी वाला बना है तो पिछले वाले को और अगले वाले को सभी को एक साथ ले जाने का, साथ साथ ले चलने का काम करता है। अगले वर्ष के अध्यक्ष के रूप के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है और इस प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ट्रोइका कहते हैं। और यह समूह के एजेंडे की अनुकूलता और निरंतरता को सुनिश्चित भी करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा की दृष्टि से कि भैया वो करता क्या है। तो यह जो समूह के एजेंडे की अनुकूलता एवं निरंतरता को सुनिश्चित करता भी है। तो यह है ट्रोइका। प्रत्येक वर्ष जब मैंने कहा कि एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है, तो वो पिछले सदस्य देश और आने वाले जो अगला सदस्य होते हैं, क्योंकि रोटेशन से ही तो सब कुछ होंगे। तो जब रोटेशन होता है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ये मान लीजिए ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से फिर ए गया। मान लीजिए सपोज करो 5 की ही मैं ग्रुप लेके चल रहा हूं। अब होता क्या है, जो मान लीजिए बी को अधिकार दिया तो बी सी को भी लेकर चलेगा और बी ए को भी ले चलेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहता भी है। बस यही कहने का मतलब भी है। इसी को ट्रोइका कहा जाता है। कोई नाम नहीं है, बस काम है ये ट्रोइका। देखिए और क्या है सहयोग के बारे में। G20 सहयोग वर्ष 2010 में टोरंटो कहां पर है, कमेंट करके आप मुझे बताइए किस देश में पड़ता है। टोरंटो क्या है बेसिकली। G20 राष्ट्र नेताओं ने इसे वैश्विक आर्थिक ऑपरेशन का प्रमुख मंच घोषित किया है और G20 समूह के सदस्यों के कार्यों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, जो नीतियों के निर्माण में सलाह देते हैं। यानी कि G20 समूह के जो सदस्यों के कार्यों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, जो नीतियों के निर्माण में सलाह देते हैं। और इन संगठनों में कौन कौन शामिल होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। इनमें शामिल होता है, बता रहा हूं, देखिए वित्तीय अस्थायी बोर्ड, जैसे कि
एफएसबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वित्तीय अस्थायी बोर्ड जिसे कहते हैं वित्तीय अस्थायी बोर्ड, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कहते हैं, एफएसबी कहते हैं। इसकी स्थापना G20 नेताओं द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, और इस बोर्ड की स्थापना G20 नेताओं द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वित्तीय अस्थायी जो बोर्ड होता है, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो होता है, एफएसबी जिसे कहते हैं, ये जो होता है इसकी स्थापना जैसे मैंने कहा कि G20 नेताओं तथा वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन भी है, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और क्या क्या है सहयोग के बारे में देखिए। संयुक्त राष्ट्र भी है, यूनाइटेड नेशन है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और G20 समूह जो है गैर सरकारी क्षेत्रों के साथ नियमित तौर पर संपर्क रखता भी है। तो ये भी इसका सहयोग के बारे में देख लीजिए, G20 का सहयोग कि G20 जो समूह होता है वह गैर सरकारी क्षेत्रों के साथ नियमित तौर पर संपर्क रखता भी है। और भी देखिए G20 समूह द्वारा संबोधित मुद्दे कौन कौन से हैं। सामान्यतः G20 समूह वैश्विक महत्व के मुद्दों के एक व्यापक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि G20 समूह जो होता है वैश्विक महत्व के मुद्दों के एक व्यापक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करता है, और यद्यपि यह बदलते परिदृश्य में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जैसे वित्तीय बाजार है, कर एवं राजकोषीय नीति है। तो ये समानता जैसे मैंने कहा कि G20 जो समूह होता है वो वैश्विक महत्व के मुद्दों के एक व्यापक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करता है, और यह बदलते परिदृश्य में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जैसे वित्तीय बाजार है, कर एवं राजकोषीय नीति है। तो इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। और देखिए व्यापार है, कृषि है, इसमें संबंधित मुद्दे में व्यापार है, कृषि है, रोजगार है, ऊर्जा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और भी देखिए मुद्दों में क्या क्या और भी चीजें हैं। रोजगार बाजार में महिलाओं की कैसी उन्नति होगी, ये भी इसमें मुद्दे में शामिल है। सतत विकास एजेंडा 2030 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा जो है आपका। जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, वैश्विक स्वास्थ्य है, और आतंकवाद है, टेररिज्म है, ये भी उसमें सम्मिलित होते हैं। G20 समूह द्वारा मुद्दों में ये भी सम्मिलित होते हैं। समावेशी उद्यमशीलता भी इसमें सम्मिलित होता भी है। और भी देखिए प्राथमिकताएं क्या होती है, भारत की क्या क्या प्राथमिकता है। G20 सम्मेलन में भारत की क्या प्राथमिकताएं हैं। पहला है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कर अपवंचन की जांच करना, यह पहली प्राथमिकता होती है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कर अपवंचन की जांच करना, आतंकवादी वित्त पोषण को अवरुद्ध करना, और प्रेषण की लागत में कटौती करना। ये भी इसमें तीन चीजें होती हैं, इसको देख लीजिएगा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कर आवंटन की जांच करना है, आतंकवादी वित्त पोषण को अवरुद्ध करना, और प्रेषण की लागत में कटौती करना। यह भी G20 की सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है, जिसमें भारत की जो प्राथमिकताएं है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कर आवंटन की जांच करना, आतंकवादी वित्त पोषण को अवरुद्ध करना, और प्रेषण की लागत में कटौती करना शामिल होता है। और भी देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच होनी चाहिए, विश्व व्यापार संगठन में सुधार होना चाहिए, और पेरिस समझौते को पूर्णतः लागू करना भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, कि प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच, विश्व व्यापार संगठन में सुधार, और पेरिस समझौतों को पूर्णतः लागू करना भी इसमें सम्मिलित होता है। ये भारत की प्राथमिकताओं में है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि भाई G20 सम्मेलन में भारत की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। तो प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच होनी चाहिए, विश्व व्यापार संगठन में सुधार होनी चाहिए, पेरिस समझौते को पूर्णतः लागू करना भी इसका काम होता है। चलिए और भी देखिए उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं G20 की। उपलब्धियां यही है कि तीव्र निर्णय, G20 समूह अपने सदस्यों के सहयोग से नई चुनौतियों से निपटने के लिए शीघ्रता से निर्णय लेता है। क्या करता है G20 जो समूह होता है, अपने सदस्यों के सहयोग से नई चुनौतियों से निपटने के लिए शीघ्रता से निर्णय लेता है। समावेशी के बारे में देख लीजिए, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सिविल सोसाइटी के मध्य समन्वयकारी समावेशन भी करता है। समन्वित कार्रवाई भी देखिए, G20 समूह ने देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनियामक प्रणाली को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई भी है।
ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि G20 समूह वाकई में करता क्या है। जैसे मैंने कहा कि तीव्र निर्णय करता है, यानी कि G20 समूह जो है अपने सदस्यों के सहयोग से नई चुनौतियों से निपटने के लिए शीघ्रता से निर्णय लेता है। समावेशी में जैसे मैंने कहा कि आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सिविल सोसाइटी के मध्य समन्वयकारी समावेशन करता है। समन्वित कार्रवाई मैंने कहा कि G20 समूह ने देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनियामक प्रणाली को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। उपलब्धियों में देखिए क्या है, क्या क्या उपलब्धियां हैं। जब निजी क्षेत्र के वित्तीय स्रोत कम हो गए थे, तब बहुपक्षीय विकास बैंक से एक बार में 235 बिलियन यूएस डॉलर ऋण देने की सुविधा में वृद्धि की गई थी। उपलब्धियां, ये बेसिक जो उपलब्धियां हैं, जो प्राइवेट निजी क्षेत्र की, जो बात प्राइवेट सेक्टर की जो मैं बात करूं, तो वित्तीय स्रोत जब कम हो गए थे तो बहुपक्षीय विकास बैंक से एक बार में 235 बिलियन यूएस डॉलर ऋण देने की सुविधा में वृद्धि की गई थी। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान तत्कालीन वित्तीय जरूरतों को शीघ्र पूरा करना G20 समूह की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वैश्विक संकट से सभी लोग सब लोग डटे भी थे, समस्या सब झेले भी थे। वैश्विक वित्तीय संकट था 2008 का, जो संकट था उसके दौरान ये हुआ था कि जो तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना था, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए G20 समूह की एक बड़ी उपलब्धि मानी भी जाती है। यह राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के कार्य निष्पादन में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार करने का भी कार्य करता है। ठीक है, कि जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उनके कार्य के निष्पादन में सुधार करके यह इंटरनेशनल वित्तीय संस्थाओं में भी सुधार का भी कार्य करता है। क्योंकि 2008 में जो मंदी आई थी वो वैश्विक मंदी थी, और मंदी की मार सिर्फ भारत ही झेल सकता नहीं, पूरे विश्व ने झेला था। मंदी से उभरना था सभी देशों को, और सभी देश इससे उभरे भी हैं। जैसे मैंने कहा भी, इसके दौरान जो है वित्तीय जरूरतों को पूरा करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, और इसी वित्तीय जरूरतों को शीघ्र पूरा करना जो था G20 का एक बड़ी उपलब्धि भी था। इस उपलब्धि को भी G20 को पूरा करना था, और उन्होंने अच्छे तरीके से इस उपलब्धि को पूरा किया भी है। और वर्ष 2008 के जो वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, जैसे मैंने कहा कि तत्कालीन वित्तीय जरूरतों को शीघ्र पूरा करना G20 समूह की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उन्होंने इस उपलब्धि को अच्छे से पूरा भी किया था। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। और जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के कार्य निष्पादन के में सुधार करके ये इंटरनेशनल वित्तीय संस्थाओं में सुधार करने का भी कार्य करता है। तो ये इसकी बेसिक उपलब्धियां हैं। और देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट डेटाबेस जैसे G20 समूह ने कर पारदर्शिता के मानकों एवं G20 ग्रुप 20 OECD आधार क्षरण व लाभ हस्तांतरण BEPS के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में सुधार किया है। और G20 समूह ने व्यापार सुविधा समझौते के अनुसमर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी है। G20 समूह ने, ग्रुप 20 समूह ने व्यापार सुविधा समझौते के अनुसमर्थन में रेक्टिफिकेशन ऑफ द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी है। जिसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये उपलब्धियां हैं G20 की। और भी देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन ने यह अनुमान लगाया गया है कि यदि समझौते को पूर्णतः लागू किया जाता है तो यह वर्ष 2030 तक वैश्विक जीडीपी में 5.4% से 8.7% के बीच योगदान कर सकता है। 5.4% से 8.7% तक। ठीक है, बेहतर अगर संचार हो तो G20 समूह चर्चा के माध्यम से निर्णय लेता है, और इसके लिए उच्च विकसित और विकासशील देशों द्वारा वैश्विक मंच पर चर्चा की जाती है। क्योंकि संचार बड़ा इंपॉर्टेंट है। संचार जो है चर्चा होगा G20 में, समूह में चर्चा होगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। अगर निर्णय लेता भी है तो इसके लिए जो मैंने कहा कि उच्च विकसित है, जितने विकसित है और विकासशील देशों द्वारा वैश्विक मंच पर चर्चा की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हो जाती है। बेसिक G20 की उपलब्धियां भी हैं। जैसे मैंने कहा कि अनुमान भी लगाया गया था कि यदि समझौते को पूर्णतः लागू किया जाता है तो ये 2030 तक वैश्विक जो जीडीपी है, ग्लोबल जो जीडीपी में 5.4 से लेके 8.7 के बीच योगदान कर सकता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये उपलब्धियां हैं G20 समूह की। और भी देखिए चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि बिना उपलब्धि होगी तो चुनौती तो होगी ही। कोई भी शासक आगे बढ़ता है तो चुनौतियों को सामना जरूर करता है, क्योंकि जो भी शासक आगे बढ़ता है उसके साथ साथ चुनौतियां भी उसके साथ आगे बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन शासक वही महान होता है, मैं शासक के माध्यम से बता रहा हूं कि वही शासक महान होता है जो चुनौतियों को
लड़ते हुए, भिड़ते हुए, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ना कि अपनी कमजोरियां, अपनी समस्याओं को गिनाता है। कोई भी शासक अपनी समस्याओं को नहीं गिनाना चाहता है। शासक वही महान होता है जो विपरीत परिस्थिति में सही तरीके से खेल ले। कोरोना महामारी भी हुई थी, तो चलिए तो कुछ और भी बता दूं मैं आपको। कोरोना महामारी अभी हुई थी तो आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी को झेला था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कोरोना महामारी के बीच में आज देखिए सुपर स्टार आज हो गए हैं। वो कभी फिल्म का जमाना था, फिल्म थिएटर में लोग देखने जाते थे, आज देखिए कोरोना महामारी के दौर में लोग थिएटर में नहीं गए। आज एक नया निकला है वेब सीरीज, ये भी एक नया दिखने को आपको मिल रहा है। विपरीत परिस्थितियों में खेलना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ही लोग हैं, कोरोना महामारी आपने देखा होगा कि आदमी को कुछ भी छूने के पहले 4 बार सोचना पड़ता था, और इस महामारी ने आदमी के जीवन में एक अलग चेंज लाने के बारे में देखा भी है। जो फास्ट ट्रैक जिंदगी जो जी रहे थे, जो लोग मेट्रो शहरों में रहते होंगे, जो फास्ट ट्रैक जिंदगी जीते हैं, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन फास्ट ट्रैक जिंदगी के असली पहलुओं को पहले आप देखिए कि इस कोरोना महामारी के पहले जिंदगी में क्या कोई चेंजिंग थे, उसके बाद क्या चेंजिंग थी। क्योंकि इतनी छुट्टी जीवन में कभी मिली नहीं थी, स्कूल की भी छुट्टी इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं मिली थी जितना कोरोना महामारी में लोगों को घर रहने की छुट्टी मिली थी। ठीक है, और लोग रहे भी, क्योंकि ये वैश्विक महामारी थी और पूरी दुनिया ने इस महामारी को झेला। इतनी छुट्टी तो कभी कहीं नहीं मिली थी, स्कूल में भी नहीं मिली होगी आप लोगों को। 1.25 महीना 1 महीने की बचपन में छुट्टियां होती थी स्कूल की, इतना तो मुझे भी याद है क्योंकि मैं भी तो स्कूल जाता था। लेकिन इस महामारी ने सबकी छुट्टी कर दी। इस महामारी ने जो लोग हैं जिनको लगता है कि कोई भी शासक, मैंने शुरुआत में जो एग्जाम्पल दिया कि कोई भी ऐसा शासक है वो आगे बढ़ा तभी है जब वो विपरीत परिस्थिति में खेला है। 2008 की मंदी आई थी, तब भी वैश्विक मंदी थी, वो सारी मंदियों को G20 समूह ने बैठ के झेला भी है उसको, लेकिन उसको सॉल्व भी किया है। और आज कोरोना महामारी भी आई, पूरे देश एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के साथ काम भी कर रहे हैं। आपने कहा, जैसे मैंने कहा कि जो टीका बना है, भारत का जो टीका है, वो टीका जो है वो हमने सबको दिया भी है, अपने श्रीलंका को भी दिया है जो पड़ोसी है। और पड़ोसियों से प्रेम करना तो सबसे पहली चीज है। अटल जी ने बार बार कहते थे कि पड़ोसी से प्रेम करो। तो ये सब चीजें हैं, चुनौतियां तो आपके जीवन में भी आएंगे। ठीक है, यूपीएससी की परीक्षा भी बताइए, प्रीलिम्स का स्थगित किया गया था कोरोना महामारी को देखते हुए, फिर बाद में पेपर आपके हुए। वरना यूपीएससी तो यूपीएससी है, एक बार कमिटमेंट कर देती है तो अपने आप की भी ना सुनती है वो। और इस बार भी जैसे डेट फिक्स है तो 111011 जो है डबल लाइन खींच दिया गया है कि आपका पेपर जो होगा 11 जून 2021 को होगा तो होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिए और एकदम लग जाइए। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती हैं तो उसको अनुकूल भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन करने वाले आप हैं। परीक्षाएं आपको देनी है, परीक्षा को किस तरीके से देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा कमजोर है, इसको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। G20 समूह के बारे में जैसे मैंने कहा भी, बताइए इतने बड़े बड़े देश का नाम मैंने लिया, 20 देशों का नाम मैंने लिया। और स्पेन के बारे में मैंने बताया कि ये भी मीटिंग में भाग लेता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मान लीजिए आप IAS बन जाए, IPS बन जाए, कुछ भी बन जाए, आप मान लीजिए परीक्षा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं होना ही है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आज ही चेंजिंग आएंगे। जब स्कूल में होंगे तो पढ़ाई की समस्या, धीरे धीरे आप नौकरी में आएंगे तब भी एक नई समस्या, कार्डर की समस्या, कहाँ मिलेगा, क्या सेफ जोन जिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हमारे चाहत की नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चाहत वाली मतलब जो बनना चाहते हैं, कुछ लोग IAS बनना चाहते हैं, कुछ IPS बनना चाहते हैं, कुछ IFS बनना चाहते हैं, कुछ IRS बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं वो आप। तो चेंजिंग चुनौतियां तो हमेशा आती रहेंगी आपके जीवन में, चुनौतियां कहाँ छोड़ के जाने वाली है। बाबर से सीखिए, बाबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबर से सीखिए, मतलब इसका मतलब बाहर कुछ अच्छी चीजें भी सीखिए उससे। इस तरह मत सोचिए कि भाई वो आया था, बाहर से आया था, ये था वो था, ये किया वो किया, वो मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर देखिए, उसकी पूरी जिंदगी देखिए, उसकी बाबर की जो बाबरनामा पढ़िए और देखिए उसकी बाबर कहानी को। एक जगह कभी स्थिर रहा ही नहीं है वो, हमेशा लड़ाई झगड़ा हमेशा उसकी जिंदगी में, और जीतता चला गया वो बाबर। तो यही सब चीजें हैं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोई परिवर्तन तंत्र नहीं है G20 चुनौतियां में। देखिए G20 समूह द्वारा समन्वित कार्रवाई करने के लिए सूचनाओं और बेहतरीन कार्यप्रणाली के सरल आदान प्रदान से लेकर आम सहमति मध्यम श्रेणी के लक्ष्य तक को क्रमबद्ध करता है। ठीक है। और देखिए विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है ये। आम सहमति एवं चर्चा के आधार पर निर्णय लिया जाता है और इसी के आधार पर घोषणाएं की जाती हैं और ये घोषणाएं कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं और यह 20 सदस्यों का सिर्फ एक सलाहकारी या परामर्शी समूह होता है। तो ये विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। यह आम सहमति एवं चर्चा के आधार पर निर्णय लिया जाता है और इसी के आधार पर घोषणाएं भी की जाती हैं और ये जो घोषणाएं होती है कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं और यह 20 सदस्यों का सिर्फ एक सलाहकारी या परामर्शी समूह होता भी है। तो ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए और आगे देखते हैं आगे की क्या क्या राय होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी G20 समूह जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, ग्रुप 20। और G20 समूह की तरह एक प्रभावी वैश्विक विनियामक आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती शक्तियां वैश्विक आदेश को प्रभावित करने के लिए अवसरों की तलाश करती है। ठीक है। तो G20 जो मैंने कहा कि समूह जो है एक प्रभावी वैश्विक विनियमन आवश्यक इसके लिए है, क्योंकि बढ़ती शक्तियां क्या करेंगी, वैश्विक आदेश को प्रभावित करने के लिए अवसरों की तलाश हमेशा करती भी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका G7। G20 खत्म हो चुका, G20 आगे की राह है आपका, तो इसको ध्यान से पहले आप लोग पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं G20 से रिलेटेड। ठीक है। G20 ग्रुप 20। ठीक है। तो कोई बता सकता है कि G20 के जितने भी देश हैं अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन से हैं? अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन से देश हैं? कमेंट करके बताइए आप सभी के सभी। कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, G7 बात कर लेते हैं। ग्रुप 7। तो G20 हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं ग्रुप 7 के बारे में कि आखिर ग्रुप 7 क्या होता है। ग्रुप 7 क्या है, G7 किसे कहते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। G7 ग्रुप 7 के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि G7 में कितने देश हैं। कनाडा है, इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, इसी को हम कहते हैं ग्रुप 7। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 देश हैं आपके ग्रुप 7 के। तो G7 में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये G7 देश है। इन देशों में 7 देशों का नाम देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में G7 और G20 का पूछता खूब है कि G7 में निम्नलिखित में से कौन कौन से देश शामिल हैं। इसमें दे देगा क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं जी, भारत G7 का सदस्य तो नहीं है। क्या आपका आपका जो मान लीजिए पूछ दे पाकिस्तान G7 का सदस्य है? तो नहीं जी, पाकिस्तान भी नहीं है। यानी कि आपको याद होना चाहिए कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। रूस भी नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। पहले इसमें कोई ऐसा देश है क्या, यही बता दो मुझे, कोई भी देश नहीं।
यह एक अंतर सरकारी संगठन है। G7 समूह क्या है? यह अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। ध्यान से नोट कीजिएगा, पहले G7 ही था, बाद में G20 बना। तो यह एक क्या है? अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन कब किया गया था? 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में प्रदान किया गया था। और इसके तहत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक रूप से बैठक की जाती है। यानी कि 1975 में, जैसे हमने कहा कि यह क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन जो है 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। और इसके तहत, जैसे मैंने कहा कि वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक रूप से बैठक की जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। G7 ग्रुप 7 में पहली बात तो कौन कौन से देश शामिल है? जैसे मैंने कहा, कनाडा है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है। और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। गठन 1975 में उस समय के शीर्ष अर्थव्यवस्था, टॉप अर्थव्यवस्था और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। इसके तहत वैश्विक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक रूप से बैठक की जाती है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? वार्षिक रूप से इसमें बैठक की जाती है। इतिहास देखिए क्या क्या है। बेसिकली G7 की जो उत्पत्ति हुई थी, जिसे मैंने कहा 1975, तो G7 की उत्पत्ति 1973 के तेल संकट के मद्देनजर फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ये फ्रांस है और कुछ मत समझिएगा, फ्रांस है अपना, ठीक है? फ्रांस, ये फ्रांस है पूरा, पश्चिमी जर्मनी, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और जापान, मतलब 5 देशों के समूह ग्रुप ऑफ 5 के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक से शुरू हुई थी। ग्रुप ऑफ 5, ठीक है? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, यूएस और ग्रेट ब्रिटेन और जापान, इन पांचों देशों के समूह के ग्रुप ऑफ 5 के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक से शुरू हुई थी। और इस वैश्विक तेल संकट पर आगे की चर्चा के लिए वर्ष 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी जर्मनी, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और इटली के नेताओं को राइम बाइलेट फ्रांस में आमंत्रित किया था, क्योंकि तेल की संकट उस समय पता ही है। तो वैश्विक तेल संकट पर आगे की चर्चा के लिए, मतलब क्या रणनीति आगे तेल संकट से उबारने के लिए पाया जाए, 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी जर्मनी को, यूएस को, ग्रेट ब्रिटेन को, जापान को और इटली के नेताओं को राम बाइलेट फ्रांस में आमंत्रित किया था। किसने किया था? इटली के जितने भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया था। और देखिए क्या क्या चीजें, सदस्यता क्या क्या है, सदस्यता में क्या क्या है। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1975 में 6 देशों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ 6 का गठन किया ताकि औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। यानी कि फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1975 में 6 देशों के समूह मतलब ग्रुप ऑफ 6 का गठन किया ताकि औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। उसके बाद 1976 में कनाडा को भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और सभी G7 राष्ट्रों की पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 1976 में प्यूर्टो रिको में आयोजित की गई। तो 76 में की गई, जब कनाडा को भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और सभी G7 राष्ट्रों की पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 1976 में प्यूर्टो रिको में आयोजित की गई है। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये फ्रांस है, जर्मनी है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1975 में 6 देशों के समूह ग्रुप ऑफ 6 का गठन किया ताकि औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। और 1976 में कनाडा को भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और सभी G7 राष्ट्रों की पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 1976 में प्यूर्टो रिको में आयोजित की गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, सदस्यता के बारे में देख लेते हैं। सदस्यता में क्या क्या है। यूरोपीय संघ ने गैर गणनीय
सदस्य के रूप में वर्ष 1981 में G7 बैठकों में पूर्णकालिक भागीदारी प्रारंभ की है। किसने की है? यूरोपीय यूनियन ने। और इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्षों द्वारा किया जाता है, जो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं और यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा का प्रतिनिधित्व करते भी है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिनिधित्व करता है यूरोपीय परिषद के अध्यक्षों द्वारा किया जाता है, जो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं और यूरोपीय आयोग का प्रतिनिधित्व जो करते भी हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि इसका प्रतिनिधित्व जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्षों द्वारा किया जाता है, जो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं और यूरोपीय आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा। सदस्यता के बारे में देख लीजिए। 1997 में इस मूल 7 देशों के समूह में रूस के शामिल होने के बाद G7 को कई वर्षों तक G8 के रूप में जाना जाता था। 97 की बात मैं बता रहा हूं, 97। तो G7 के समूह में रूस को भी शामिल किया जाता था और G7 को कई वर्षों तक G8 के रूप में जाना जाता था। लेकिन G7 में रूस को शामिल करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। और रूस द्वारा यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद वर्ष 2014 में रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब यह पूरा G7 कहा जाने लगा है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है G7 का। पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। चलिए देखते हैं। 1997 में, जैसे मैंने कहा कि इस मूल 7 देशों के समूह में रूस को शामिल होने के बाद G7 को कई वर्षों तक G8 कहा जाने लगा था, क्योंकि G7 उसमें रूस भी था। फिर मैंने कहा कि G7 में रूस को शामिल करने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था, इसलिए रूस को शामिल किया गया था। फिर जब रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद वर्ष 2014 में रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, और जब रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था तो पहले वो G8 माइनस रूस हो गया, अब हो गया वो G7, क्योंकि रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के में अधिग्रहण किया गया, इसलिए उसकी सदस्यता 2014 में रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई। और रूस की जब सदस्यता को रद्द कर दिया गया, इसलिए रूस की सदस्यता रद्द हुई, और रद्द होने के बाद G8 में से रूस को हटा दिया गया तो G7 हो गया, इसलिए ग्रुप 7 के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसको ध्यान से पहले पढ़िएगा, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, कि 97 में जैसे मैंने कहा कि इस मूल 7 देशों के समूह में रूस के शामिल होने के बाद G7 को कई वर्षों तक G8 के रूप में जाना जाता था, और G7 में रूस को शामिल करने का उद्देश्य 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। और रूस द्वारा यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के बाद वर्ष 2014 में रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई, और यह समूह पुनः G7 कहा जाने लगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता भी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसकी सदस्यता के लिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं है, यानी कि G7 की सदस्यता के लिए कोई भी औपचारिक मानदंड नहीं है, लेकिन इसके सभी प्रतिभागी अति विकसित व लोकतांत्रिक देश होते हैं। यानी कि जो भी होते हैं, कोई औपचारिक मानदंड तो नहीं है, लेकिन इसका औपचारिक कोई भी मानदंड नहीं है कि कोई मानदंड, हर चीज का एक मानदंड होता है, लेकिन इसमें औपचारिक मानदंड नहीं है। लेकिन इसके सभी जो प्रतिभागी होते हैं वो अति विकसित और लोकतांत्रिक देश होते हैं। और भारत क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है बेटा। ठीक है, G7 के सदस्य देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 50% होता है, और यह विश्व की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। और G20 कितना करता है? 2/3। 2/3 का मतलब हो गया 3 से ये कटेगा तो 33, 33 गुना 66 से G20 हो गया 66, और G7 हो गया 10% की आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। पहले इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए। G20 G7 को पहले G8 के नाम से जाना जाता था,
जब रूस द्वारा क्रीमिया के यूक्रेन में ऐसा किया गया, ठीक है, जैसे मैंने कहा भी आप लोगों से, ठीक है, यूक्रेन के मतलब रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया में किया गया, मैं ये कहना चाहता हूं। तो उसके बाद रूस की सदस्यता को रद्द किया गया, उसके बाद वो G20 हो गया, G8 हो गया, G20 मतलब G8 हो गया, उससे रूस को हटा दिया गया, उसके बाद वो हो गया G7। और जैसे मैंने कहा कि इसकी सदस्यता के लिए कोई औपचारिक मानदंड तो नहीं होता है कि भाई कोई औपचारिक तरीके से बताया जाए कि मानदंड है, लेकिन इसके सभी जो प्रतिभागी होते हैं अति विकसित और लोकतांत्रिक देश होते हैं। G7 के सदस्य देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 50% होता है और यह विश्व की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता भी है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि इसकी सदस्यता के लिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं होता है, लेकिन इसके सभी प्रतिभागी जो होते हैं अति विकसित व लोकतांत्रिक देश के होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि G7 के सदस्य देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 50% होता है और यह विश्व की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता भी है। तो 10% आबादी इसकी है और G20 की 66% आबादी है। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर शिखर सम्मेलन में भागीदारी देखिए क्या क्या कैसे होती है इसकी मित्रों। ठीक है, तो शिखर सम्मेलन में भागीदारी देखिए। इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, हर साल होता है, एवरी ईयर, हर साल। और समूह के सदस्यों द्वारा इसकी मेजबानी बारी बारी से की जाती है। जो G7 के देश है समूह, जो मेजबान देश न केवल G7 की अध्यक्षता करता है बल्कि उस वर्ष के कार्य विजन एजेंडा का भी निर्धारण करता है। यानी कि जो भी मेजबान देश होगा जिसको चार्ज दिया जाएगा वो देश क्या करेगा, उसकी सिर्फ अध्यक्षता ही नहीं करेगा बल्कि उस वर्ष के कार्य, अध्यक्षता तो करेगा ही करा, बल्कि उस वर्ष के कार्य क्या होंगे, विषय क्या होंगे, एजेंडा किस पे काम करना है उसका निर्धारण भी करता है। मेजबान देश द्वारा वैश्विक नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रण किया जाता है कि जनाब आप आइए, मेहमान आप लोग आए, अतिथि देवो भव, आप सभी लोग आइए और शिखर सम्मेलन में सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए भी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा आप सभी के सभी। और भी बताते हैं, चीन शिखर सम्मेलन में भागीदारी देख लीजिए। चीन, भारत, मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों के देशों ने भी विभिन्न अवसरों पर इसके शिखर सम्मेलनों में भाग लिया भी है। किसने? चीन ने, भारत ने, मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों ने विभिन्न अवसरों पर इसके शिखर सम्मेलनों में भाग लिया भी है। और G7 के शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे कहते हैं, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता भी है, ठीक है। तो G7 के जो शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता भी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कहा कि चीन हुआ, भारत हुआ, मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों ने विभिन्न अवसरों पर इसके शिखर सम्मेलन में भाग लिया भी है। और G7 के शिखर सम्मेलन में यूरोपीय यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता भी है। तो काफी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। और देखते हैं शेरपा के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। यहां देख रहे हैं G7 चर्चा के लिए आरक्षित विषयों, अनुवर्ती बैठकों सहित शिखर सम्मेलन के जमीनी स्तर के कार्य शेरपा द्वारा किए जाते हैं, जो आमतौर पर व्यक्तिगत प्रतिनिधि या राजदूत जैसे राजनयिक होते भी हैं। उसी को ही शेरपा कहता है कि आरक्षित विषयों और अनुवर्ती बैठकों सहित शिखर सम्मेलन के जमीनी स्तर के कार्य शेरपा द्वारा किए जाते हैं, जो आमतौर पर व्यक्तिगत प्रतिनिधि या राजदूत जैसे राजनयिक होते भी हैं। तो उसे कहता है शेरपा, ठीक है। शेरपा क्या होते हैं? चर्चा के लिए, जैसे मैंने कहा कि जो भी आरक्षित विषय होते हैं या अनुवर्ती बैठक जो होती है, शिखर सम्मेलन के जमीनी स्तर के कार्य जो होते हैं शेरपा द्वारा किए जाते हैं, जो आमतौर पर व्यक्तिगत प्रतिनिधि या राजदूत जैसे राजनयिक होते भी हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और भी देखिए,
G7 और G20 दोनों की बात मैंने कर दिया यहाँ पे। G7 में आपको मैंने कहा 10% यही कहा मैंने, और G20 में मैंने कहा कि 66% जनसंख्या निवास करती है। G20 की स्थापना 97-98 की एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में हुई थी, और जिसकी आरंभिक बैठकों में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने भाग लिया था, बता भी चुका हूं इसके पहले। और 2008 के वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के स्वरूप में वाशिंगटन डीसी में आज G20 के उद्घाटन शिखर सम्मेलन में राष्ट्र प्रमुख स्तर के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि 2008 के वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में वाशिंगटन डीसी में आयोजित G20 के उद्घाटन शिखर सम्मेलन में राष्ट्र प्रमुख स्तर के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो मैंने कहा कि G20 की जो स्थापना हुई थी 1997 में 98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में हुई थी, जिसकी आरंभिक बैठक में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने भाग लिया था। और 2008 के वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में वाशिंगटन डीसी में आयोजित G20 के उद्घाटन शिखर सम्मेलन में राष्ट्र प्रमुख स्तर के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित भी की गई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और देखो बेटा, G7 मुख्य रूप से वैश्विक राजनीति से संबंध रखता है, जबकि G20 एक वैश्विक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होता है। देखो इनमें डिफरेंस बता दे रहा हूं कि G7 जो है मुख्य रूप से वैश्विक राजनीति से संबंध रखता है, जबकि G20 एक व्यापक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होता है। इसे वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, और यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की 80% का प्रतिनिधित्व भी करता है। G20 में G7 देशों के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया और तुर्की भी शामिल होते हैं। पहले इसको देखो, यहां तक देखिए पहले आप लोग G7 क्या है, G20 क्या है। और मैंने कहा कि G7 मुख्य रूप से वैश्विक राजनीति से संबंध रखता है, जबकि G20 एक व्यापक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होता है। ये मैंने आपको बताया, और बताया कि इसे वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, और यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 80% का प्रतिनिधित्व करता भी है। G20 में G7 देशों के अलावा इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, तुर्की आदि शामिल भी होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभदायक होगा कि G7 और G20 कि G7 मुख्य रूप से वैश्विक राजनीति से संबंध रखता है, जबकि G20 एक व्यापक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होता है। और जैसे मैंने कहा कि G20 में G7 देशों के अलावा कौन कौन से देश होते हैं, जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया होता है, ब्राजील होता है, चीन भी होता है, भारत भी होता है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, तुर्की भी इसमें शामिल होते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। G7 की शक्ति कमजोर कैसे हुई, देखते हैं। भाई किसी की शक्ति अगर कमजोर होती है तो क्यों होती है? शक्ति में सूक्ष्म परिवर्तन देखिए। हालांकि वर्ष 2008 में G8 ने, जब रूस भी था, खाद्य मुद्रास्फीति और विश्व के अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, किंतु वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर संवाद करने से ये चूक गया था। और पता है कि समस्याएं कितनी, वैश्विक वित्तीय संकट आई थी 2008 में, पूरे देश ने इसको झेला भी था, वित्तीय संकट। तो हालांकि जैसे मैंने कहा कि 2008 में G8 ने, ग्रुप 8 जो ने खाद्य मुद्रास्फीति और विश्व के अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, किंतु 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर संवाद करने से ये चूक गया। जबकि इसी शिखर सम्मेलन में G20 ने इस समस्या के मूल को संबोधित करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने वित्तीय बाजारों को अधिक विनियमित करने का अनुरोध किया भी था। तो G20 इसलिए हिट हो गया और G7 थोड़ा समस्या हो गई उसके साथ, ठीक है। तो इसी शिखर सम्मेलन में जैसे कहा कि G20 ने क्या किया, जैसे G7 का काम क्या था, क्योंकि उस समय ग्रुप 8 था, उसके साथ रशिया भी था, रूस भी था, लेकिन जब क्रीमिया वाला समस्या आई तो फिर हटा दिया गया रूस को, सदस्यता रद्द कर दी गई, फिर G8 से G7 हो गया। तो वही मैंने कहा कि 2008 में G8 जब था उस समय खाद्य मुद्रास्फीति और विश्व के अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, किंतु वह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर संवाद करने से चूक गया था, G8 जो था।
और वहीं G20 ने इस समस्या के मूल को संबोधित करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने वित्तीय बाजारों को अधिक विनियमित करने का अनुरोध किया भी था। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। यहां तक कोई समस्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये समझ सकते हैं G20 G7, देखिए G20 कहां पहुंच गया, G7 कहां पहुंच गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और देखिए शक्ति कैसे कमजोर हुई। इसके उपरांत ही यह स्पष्ट हो गया कि वित्तीय संकट से बृहद रूप से बचने में सफल रहे G20 देशों को उभरते हुए बाजार किसी भी वैश्विक पहल के नैसर्गिक आवश्यक भागीदार जरूर होंगे। और G20 शिखर सम्मेलन का उभार वैश्विक नेताओं की सबसे महत्वपूर्ण बैठक के रूप में हुआ और इसने G8 के महत्व को कम कर दिया। G8 के महत्व कम हो गया क्योंकि भाई इसने संवाद किया, इसने संवाद सही तरीके से नहीं किया, G8 डंप हो गया, G20 आगे बढ़ गया। तो G20 शिखर सम्मेलन का उभार जो हुआ था वैश्विक नेताओं की सबसे महत्वपूर्ण बैठक के रूप में हुआ, जबकि G8 के महत्व को उसने कम कर दिया और परिणाम स्वरूप इसने पुरानी विश्व व्यवस्था के अंत और एक नई व्यवस्था के आरंभ को संकेत भी इसने दे दिया था। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस 1 मिनट में मैं आता हूं, बस 1 मिनट रुक जाइए आप, मुझे 1 मिनट मुझे आप लोग दे दीजिए, तब तक इसको देखिए आप लोग। देखिए तब तक इसको आप लोग। यहां तक कोई समस्या किसी को भी? कोई भी समस्या? प्लीज 2 मिनट का वेट कर लेते हैं, बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए आप लोग, बस 1 मिनट में आता हूं। ठीक है, चलिए मैं आ गया। तो अब G20 और G7 का करते हैं, शक्ति कैसे कमजोर हुई, इसी पे हम लोग बात भी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इसके उपरांत यह स्पष्ट हो गया था कि वित्तीय संकट से बृहद रूप से बचने में सफल रहे G20 के देशों के उभरते हुए बाजार किसी भी वैश्विक पहल के नैसर्गिक आवश्यक भागीदार हैं, जैसे इसके बारे में बता भी चुका हूं मैं आपको। और G20 शिखर सम्मेलन का उभार जो हुआ वैश्विक नेताओं के सबसे महत्वपूर्ण बैठकों के रूप में हुआ और इसने G8 के महत्व को कम कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप हुआ यह कि पुरानी विश्व व्यवस्था के अंत और एक नई व्यवस्था के आरंभ का संकेत भी मिल चुका था, क्योंकि पुरानी जो अर्थव्यवस्था हुई जाहिर सी बात है जब खराब हुई तो नई वाली आरंभ होगी, तो इस पे बात की गई थी।
और भी देखिए शक्ति कैसे कमजोर हुई। आलोचकों का मत है कि G7 की छोटी और अपेक्षाकृत समरूप सदस्यता सामूहिक निर्णय को तो बढ़ावा देती है, लेकिन इसमें प्राय उन निर्णयों को अंतिम परिणाम तक पहुंचने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है, और साथ ही इसकी सदस्यता से महत्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को वंचित रखना इसकी एक बड़ी कमी भी है। कि यही आलोचकों का मत भी है कि G7 की छोटी और अपेक्षाकृत समरूप सदस्यता जो होती है सामूहिक निर्णय को तो बढ़ावा देती है, लेकिन इसमें प्राय उन निर्णयों को अंतिम परिणाम तक पहुंचने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है, और साथ ही इसकी सदस्यता से महत्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को वंचित रखना इसकी एक बड़ी कमी भी है। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए G7 क्या है, बेसिकली एक अनौपचारिक समूह होता है और निर्णयों को अनिवार्य रूप से लागू करने की क्षमता नहीं रखता है, और इसके लिए शिखर सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा की गई घोषणाएं भी बाध्यकारी नहीं होती है। तो बताइए फिर मतलब क्या है इसका, कि जब एक अनौपचारिक समूह है, पहले तो औपचारिक है ही नहीं है, और इसके निर्णयों को अनिवार्य रूप से लागू करने की क्षमता भी नहीं रखता है ये, और इसके शिखर सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा की गई घोषणा बाध्यकारी भी नहीं होती है ये। जबकि G20 जो भारत, चीन, ब्राजील जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करता है, कि उभार ने G7 जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले समूहों को चुनौती दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि G7 जो है बेसिकली एक औपचारिक समूह होता है, निर्णयों को अनिवार्य रूप से लागू करने की क्षमता नहीं रखता है, और इसके लिए शिखर सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा की गई घोषणाएं बाध्यकारी नहीं होती है। जबकि G20 में उभार ने G7 जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले समूह को चुनौती दे दी है, क्योंकि इसमें भारत भी उभर रहा है, चाइना भी उभर रहा है, ब्राजील जैसी उभरती हुई जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी आकांक्षाओं का ये प्रतिनिधित्व करता भी है। जिसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए और देखते हैं G20 और या फिर TF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सभी लोग जानते भी होंगे। धन शोधन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग पर बढ़ती वैश्विक चिंता को प्रतिक्रिया स्वरूप वर्ष 1989 में पेरिस में G7 द्वारा धन शोधन की समस्या के समाधान हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग का गठन किया गया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग वैश्विक समस्या है, और बढ़ती वैश्विक चिंता को प्रतिक्रिया स्वरूप 1998 में फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और फ्रांस क्या ये बताइए संयुक्त राष्ट्र स्थायी सदस्य है कि नहीं है, पेरिस में G7 धन शोधन की समस्या के समाधान हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया, और 2008 में इसकी कार्रवाई के दायरे का विस्तार करते हुए आतंकवाद के वित्त पोषण को भी इसमें शामिल कर दिया गया था। और वही जो है बार बार जो है देखते हैं, जब भी हम आतंकवादियों की बात करते हैं, आतंकवादियों की लिस्ट जब देते हैं, तो हमेशा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देखिएगा आपके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। वीटो पावर का यूज करके बार बार बचाने की कोशिश जो है वो चाइना के द्वारा की जाती है पाकिस्तान को। चलिए और भी देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स गठन कब किया गया था, 1989 में, 1989 में, और 1989 में किया गया था। और G7 जो है 2001 में, जैसे मैंने कहा कि इसकी कार्रवाई के दायरे को विस्तार करते हुए आतंकवाद के बीच पोषण को भी इसमें शामिल किया गया था। तो ये भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और भी देखिए, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थानों के समक्ष विद्यमान खतरे को चिन्हित करते हुए G7 के राष्ट्रों या सरकार प्रमुखों और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने G7 सदस्य देशों, यूरोपीय आयोग, 8 अन्य सदस्य देशों के संयुक्त टास्क फोर्स या कार्यबल का गठन किया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्राथमिक उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि वित्तीय प्रणाली और बृहद अर्थव्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे तथा आतंकवाद के वित्त पोषण व प्रसार से बचाया जाए, ताकि वित्तीय क्षेत्र की अखंडता मजबूत हो और बचाव एवं सुरक्षा में योगदान दिया जा सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थानों के, जैसे मैंने कहा, समक्ष विद्यमान खतरे को चिन्हित करते हुए G7 के राष्ट्रों या सरकार प्रमुखों और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने G7 सदस्य देशों, यूरोपीय आयोग, 8 अन्य देशों के संयुक्त टास्क फोर्स या कार्यबल का गठन किया है, जिसे हम कहते हैं FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मैंने बताया अभी आपको, एक्शन टास्क फोर्स 89 में गठन हुआ था।
और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय प्रणाली और बृहत अर्थव्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे तथा आतंकवाद के वित्त पोषण व प्रसार से बचाया जाए, ताकि वित्तीय क्षेत्र की अखंडता मजबूत हो और बचाव एवं सुरक्षा में योगदान दिया जा सके। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। भारत और 45वां G7 शिखर सम्मेलन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि 45वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस ने अगस्त 2019 में नेवेले एक्विटेन के बियातीज में की गई थी। ये पेपर में पूछा भी गया था। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले 4 भागीदार देशों, जिसका नाम क्रमशः अमेरिका, चिली, भारत और साउथ अफ्रीका, 5 अफ्रीकी देशों जिसमें बुर्किना है फासो, सेनेगल, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष मूसा फाकी तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2019 के अगस्त में। यहां तक देख लीजिए पहले आपको। कि भारत और 45वां G7 शिखर सम्मेलन, जैसे मैंने कहा कि 45वें G7 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है फ्रांस ने अगस्त 2019 में नेवेलो एक्टिवन के बियातीस में की थी। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले 4 भागीदार देशों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, 5 अफ्रीकी भागीदारों हैं, बुर्किना है, फासो है, सेनेगल है, रवांडा है, दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष मूसा फाकी तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया भी था। इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए G7 के शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति से प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का बढ़ता महत्व चिन्हित होता भी है। और इस बातचीत को स्वीकार किया जा रहा है कि 21वीं सदी के लिए विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अनुक्रम में सुधार हेतु उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के नेतृत्व की आवश्यकता होगी भी। ठीक है, तो G7 के शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति से प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का बढ़ता महत्व चिन्हित हुआ है। और इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि 21वीं सदी के लिए विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अनुक्रम में सुधार हेतु उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के नेतृत्व की आवश्यकता होगी इसमें। ये भी ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। और देखिए शिखर सम्मेलन की 5 प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है। अवसर की असमानता के विरुद्ध संघर्ष है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और शिक्षा तथा उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना भी है। ये अवसर की असमानता के विरुद्ध संघर्ष है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और शिक्षा तथा उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना भी है। जैव विविधता, महासागरों के संरक्षण पर आधारित जलवायु वित्त एवं उचित पारिस्थितिक संक्रमण के माध्यम से ग्रह की रक्षा करके पर्यावरणीय असमानता को कम करना भी है। ये भी शिखर सम्मेलन की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि 5 प्रमुख प्राथमिकताएं कौन कौन सी है। जैसे मैंने कहा कि अवसर की असमानता के विरुद्ध संघर्ष, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और शिक्षा तक उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना है। जैव विविधता और महासागरों के संरक्षण पर आधारित जलवायु वित्त एवं उचित पारिस्थितिक संक्रमण के माध्यम से ग्रह की रक्षा करके पर्यावरणीय असमानता को कम करना है। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और भी देखिए शांति के लिए क्या करना है। शांति के लिए और सुरक्षा संबंधी खतरों व आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करना है, क्योंकि जहां पर शांति होगी, सुरक्षा होगी, आतंकवाद से संबंधित खतरों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाएगी, वही आगे बढ़ेगा भी। डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, AI जिसे कहते हैं, सृजित अवसरों का नैतिक और मानव उन्मुख तरीके से लाभ उठाना है। अफ्रीका के साथ एक नवीनीकृत साझेदारी के माध्यम से असमानता का मुकाबला भी करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो शांति के लिए, सुरक्षा संबंधी खतरों व आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करना, डिजिटल प्रौद्योगिकी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा सृजित अवसरों का नैतिक व मानव उन्मुख तरीके से लाभ उठाना, अफ्रीका के साथ एक नवीनीकृत साझेदारी के माध्यम से असमानता का मुकाबला करना है। ये सब चीजें दी गई है इसमें। भारत के प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों जलवायु परिवर्तन और डिजिटीकरण में भाग लिया है और संकेत दिया है कि भारत उन मुद्दों पर नेतृत्वकारी भूमिका की अधिकारिक इच्छा रखता है जो ट्रांस अटलांटिक सदस्यों के लिए विवाद के बिंदु रहे। और भारतीय प्रधानमंत्री ने पर्यावरण पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए संभावनीय भविष्य के लिए जलवायु सुरक्षा की दिशा में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की, जिसमें एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक,
जल संरक्षण, सौर ऊर्जा उत्पादन और वनस्पतियों एवं जीवों के संरक्षण जैसे प्रयास शामिल किए गए हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में भाग लिया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन है, डिजिटलीकरण है और संकेत दिया है कि भारत उन मुद्दों पर नेतृत्वकारी भूमिका की आधिकारिक इच्छा रखता है जो ट्रांस अटलांटिक सदस्यों के विवाद के बिंदु रहे हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री ने पर्यावरण पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए संवहनी भविष्य के लिए जलवायु सुरक्षा की दिशा में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की है, जिसमें एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा उत्पादन और वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण जैसे प्रयास इसमें शामिल है। इसको पहले पढ़िए आप लोग, शांति से पढ़िए पहले आप लोग इसको पहले। जितना अभी तक कोई डाउट हो तो पूछिएगा आप लोग। इसको शांति से पहले पढ़िए आप लोग। चलिए बताइए आप सभी के सभी, कोई डाउट है किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और भी देखिए, G7 ने वित्तीय संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा की और सोवियत संघ के पूर्व सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति में बदलाव, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे विशिष्ट चुनौतियों से निपटने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। तो क्या किया है G7 ने? वित्तीय संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा किया था और सोवियत संघ के पूर्व सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति में बदलाव करने के लिए आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे विशिष्ट चुनौतियों से निपटने का लक्ष्य निर्धारित किया था। शिखर सम्मेलन ने G7 नेताओं की घोषणा को अंगीकार किया जो व्यापार तथा ईरान, लीबिया, यूक्रेन और हांगकांग जैसे देशों की समस्याओं पर केंद्रित है। तो इसको भी ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन की उपलब्धि, जैसे मैंने कहा कि G7 ने वित्तीय संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा किया और सोवियत संघ के पूर्व सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति में बदलाव करने के लिए आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी जैसी विशिष्ट चुनौतियों से निपटने का लक्ष्य निर्धारित किया। और तो और शिखर सम्मेलन ने G7 नेताओं की घोषणा को अंगीकार किया जो व्यापार तथा ईरान, लीबिया, यूक्रेन और हांगकांग जैसे देशों की समस्याओं पर केंद्रित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसको आप लोग। और भी देखिए, शिखर सम्मेलन की सहमति बनी कि विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, में सुधार किया जाएगा ताकि बौद्धिक संपदा संरक्षण के संबंध में उसकी प्रभावकारिता में वृद्धि हो तथा विवादों को अधिक तीव्रता से हल किया जा सके और अनुचित व्यापार अभ्यासों को समाप्त किया जा सके। तो ये सहमति बनी थी कि विश्व व्यापार संगठन में सुधार किया जाएगा ताकि बौद्धिक संपदा संरक्षण के संबंध में उसकी प्राथमिकताओं में वृद्धि हो तथा विवादों को अधिक तीव्रता से हल किया जाए और अनुचित व्यापार अभ्यासों को समाप्त किया जा सके। तो ये शिखर सम्मेलन में सहमति बनी थी। और भी देखिए क्या क्या हुआ। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD के ढांचे के अंतर्गत नियामकीय बाधाओं को सरल बनाने और अंतर्राष्ट्रीय कराधान को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2020 तक एक समझौते पर संपन्न कर लिया गया था। इसमें ईरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त न कर सके और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनी रहे, ये भी बात कही गई थी। तो ईरान के बारे में कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त न कर सके और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनी रहे। ये बहुत जरूरी भी है किसी भी देश के लिए। और बात करते हैं लीबिया के बारे में। बात किया गया कि लीबिया में युद्ध विराम संधि का समर्थन जो लंबे समय तक संघर्ष विराम को बढ़ावा देगा, इसके बारे में भी चर्चा किया गया था कि लीबिया में युद्ध विराम संधि का समर्थन किया जाएगा जो लंबे समय तक संघर्ष विराम को बढ़ावा देगा। यूक्रेन में रूसी सैन्य हस्तक्षेप को संबोधित करना इसका काम था। हांगकांग में प्रत्यर्पण विधेयक के विरुद्ध आंदोलन को संबोधित करना भी इसका काम था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा पूरा G20 और G7। एक टॉपिक और बचा है आपका, ठीक है, आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बता देते हैं।
ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। डिफेंस जो डीआरडीओ जिसके नाम से आप लोग जानते हैं कि डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है। किसके अंतर्गत काम करता है? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ये काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसकी बात हम कर रहे हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ये काम करता है। डीआरडीओ बेसिकली देखिए अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है तथा तीनों सेनाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार, प्रणालियों और उपकरणों से लैस करता है। जो डीआरडीओ की जो बात कर रहा हूं, जिसमें अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी साहब है, कई बार पेपर में पूछा गया है, बताऊंगा भी। डीआरडीओ तो डीआरडीओ जो है अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है तथा तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार, प्रणालियों और उपकरणों से लैस भी करता है। वर्तमान में जी सतीश रेड्डी साहब डीआरडीओ के चेयरमैन है। आप मुझे इसरो के चेयरमैन का नाम बताइए आप लोग, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? क्योंकि डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में लगातार पूछा गया है। इसरो के चेयरमैन का भी कई बार पेपर में पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया और परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बेसिकली में डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ बेसिकली भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और इसका जो मेन काम होता है अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है तथा तीनों सेनाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार, प्रणालियों और उपकरणों से लैस भी करता है ये डीआरडीओ। और भी देखिए डीआरडीओ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, टेक्निकल डेवलपमेंट स्टेबलाइजेशमेंट तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद की गई थी। यानी कि डीआरडीओ की जो स्थापना बेसिकली हुई थी वो 1958 में हुई थी, रक्षा विज्ञान संगठन के साथ हुई थी, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई थी, भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद की गई थी। डीआरडीओ वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है, 52 जो प्रयोगशालाओं का एक समूह है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिकी है, शस्त्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लड़ाकू विमान है, इंजीनियरिंग है, प्रणालियां है, इंस्ट्रूमेंट है, मिसाइलें हैं, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी। जिसे मैंने कहा कि 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिकी है, शस्त्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लड़ाकू विमान है, इंजीनियरिंग है, प्रणालियां, इंस्ट्रूमेंट है, मिसाइलें हैं, उन्नत कंप्यूटिंग है, सिमुलेशन है और विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तक कृषि में कार्य कर रहा है। सोचिए 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है डीआरडीओ। स्थापना 1958 में हुई थी, रक्षा विज्ञान संगठन के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद की गई थी डीआरडीओ की स्थापना। यहां तक किसी कोई समस्या, कोई डाउट, कोई भी समस्या अगर हो, कोई डाउट हो तो आप लोग बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं आप लोग। चलिए और आगे बढ़ता हूं। डीआरडीओ के बारे में हो गया, उत्पत्ति और विकास। और देखिए देश की सुरक्षा सेवाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर, देश की जितनी भी सुरक्षा सेवाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर, ठीक है, शस्त्र प्रणाली, प्लेटफॉर्म और संबद्ध उपकरणों का उत्पादन, डिजाइनिंग, विकास और नेतृत्व प्रदान करना इनका काम होता है। इसके साथ ही साथ युद्ध की प्रभावशीलता का अनुकूलन करना, सैनिकों के हितों को बढ़ावा देने संबंधी सेवाओं का प्रौद्योगिकी समाधान भी प्रदान करना इनका जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही साथ बुनियादी ढांचा, प्रतिबद्ध गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का विकास करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार को मजबूत बनाना भी इनका काम होता है। डीआरडीओ के अंतर्गत ये सारा काम किया जाता है। यानी कि देश की सुरक्षा सेवाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर
शस्त्र प्रणाली, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म, संबद्ध उपकरणों का उत्पादन, डिजाइनिंग, विकास और नेतृत्व प्रदान करना सारंग की जिम्मेदारी है। युद्ध की प्रभावशीलता का अनुकूलन करना, सैनिकों के हितों को बढ़ावा देने संबंधी सेवाओं का प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही साथ बुनियादी ढांचा और प्रतिबद्धता, गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का विकास करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार को मजबूत करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेपर में कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं हर साल। डीआरडीओ के बारे में वैसे भी आप लोग को जानना चाहिए, लक्ष्य जो रखा गया है। अब हम बात करेंगे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम क्या है, आईजीएमडीपी क्या है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, आप बताइए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। क्वेश्चन एक है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आंसर सभी लोग दीजिए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, किसे कहा जाता है। सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और पोखरण परीक्षण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसकी स्थापना का जो विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य क्या है, मिसाइल प्रौद्योगिकी, मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। जो भारत 2020 लिखा था जिन्होंने, अब्दुल कलाम साहब, जिनको सभी प्यार करते थे, करते भी हैं, सभी लोग प्यार करते हैं। रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी। और आईजीएमडीपी को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली थी। यानी कि इसको मंजूरी कब मिला था, इसको मंजूरी मिला था 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी इनको मिली थी। आईजीएमडीपी को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की इनको मंजूरी मिली थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, स्थापना का जो विचार रखा था प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा रखा गया था। इनका उद्देश्य है मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी। और आईजीएमडीपी को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखिए इसके बारे में। आईजीएमडीपी इसने देश के वैज्ञानिक समुदाय को, शैक्षणिक संस्थानों को, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं को, उद्योगों को और 3 रक्षा सेवाओं को, रणनीतिक को स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को आकार देने के लिए एकीकृत किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईजीएमडीपी कई बार पेपर में इससे पूछे जाते हैं कि इसके द्वारा क्या हुआ कि वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, उद्योगों और 3 रक्षा सेवाओं को रणनीतिक स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को आकार देने हेतु एकीकृत किया गया है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पृथ्वी, कई बार पेपर में सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, पेपर में हर साल क्वेश्चन इससे आते हैं। पृथ्वी जैसे है, ये सतह से सतह पर मार करने में कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है। कई बार पेपर में खूब घुमा फिरा के साइंस टेक में क्वेश्चन ये पूछता है आपके साइंस टेक वाले में। सतह से सरफेस टू सरफेस मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है पृथ्वी। अग्नि क्या है, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है अग्नि। और त्रिशूल क्या होता है, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल होती है त्रिशूल। और आकाश क्या होता है, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल होती है आकाश। और नाग होता है तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल होती है नाग। जिसको ध्यान से पढ़िएगा, पृथ्वी क्या है, अग्नि क्या है, त्रिशूल क्या है, आकाश क्या है और नाग क्या है। पृथ्वी क्या है, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है पृथ्वी। अग्नि होता है सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है अग्नि। त्रिशूल होती है सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल होती है त्रिशूल। और आकाश होती है सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल होती है आकाश। और नाग होती है तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल होती है नाग। तो पांचों के बारे में ध्यान से पढ़िएगा, किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा कि पृथ्वी क्या है, अग्नि क्या है, त्रिशूल क्या है, आकाश क्या है और नाग क्या है। पृथ्वी बताई दिया हूं कि ये सरफेस टू सरफेस होती है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अग्नि सतह से सतह तो होती है लेकिन मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने वाले सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल होती है। आकाश जो होती है सतह से आकाश में मार करने में मध्यम दूरी वाली मिसाइल होती है। और नाग जो होती है तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल होती है। और भी देखिए,
और क्या क्या चीजें हैं। अग्नि मिसाइल की कल्पना शुरुआती दौर में पुनः मिसाइलें क्या है, आईजीएमडी के तहत विकसित मिसाइलें हैं। अग्नि मिसाइल की कल्पना शुरुआती दौर में पुनः प्रवेश वाहन के रूप में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक परियोजना के रूप में इसकी की गई थी और बाद में इसे विभिन्न दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल में अपग्रेड कर दिया गया था। डॉक्टर कलाम साहब ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई है और 8 जनवरी 2008 को डीआरडीओ ने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद औपचारिक रूप से आईजीपीडीपी के सफल समापन की घोषणा भी किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है, क्योंकि कलाम साहब जो थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, देश के राष्ट्रपति, और ऐसे राष्ट्रपति जिसको सभी प्यार करते थे, जैसे अटल जी को सभी प्यार करते थे, ऐसे ही ये राष्ट्रपति ऐसे थे। रामेश्वरम में इनकी जन्म हुआ था, मद्रास में, तमिलनाडु का रामेश्वरम जगह है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई थी और 8 जनवरी 2008 का वो दिन था जब डीआरडीओ ने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद औपचारिक रूप से आईजीपीडीपी के सफल समापन की घोषणा भी किया था। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और देखिए, भारत की मिसाइल प्रणाली में जैसे अग्नि फर्स्ट मिसाइल है, इसके बारे में जान लीजिए क्या क्या है। जो मिसाइलें हैं मैंने बता दे रहा हूं आपको। ये सिंगल स्टेज ठोस ईंधन, पेपर में खूब पूछा जाता है ये सब चीजें। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ठोस प्रबोधन बूस्टर होता है, एक तरल प्रबोधन ऊपरी चरण का उपयोग करना होता है और इसकी मारक दूरी, यही मेन होता है। मारक दूरी क्या है? तो 7 से 800 किलोमीटर की मारक दूरी होती है अग्नि फर्स्ट मिसाइल की। तो इसको देखिएगा और भी देख लीजिए क्या क्या मिसाइलें हैं। अग्नि सेकेंड, यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक दूरी होती है। अग्नि थर्ड देखिए, 2 छोरों वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है और वारहेड कॉन्फ़िगरेशन की एक विशिष्ट श्रृंखला को सपोर्ट करती है। 2500 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक दूरी होती है। इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अग्नि मिसाइल। अग्नि 4 देख लीजिए, यह ठोस प्रबोधक द्वारा संचालित 2 छोरों वाली मिसाइल होती है। रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकते हैं। 3500 किलोमीटर से अधिक की मारक दूरी होती है और यह स्वदेशी रूप से विकसित रिंग लेजर गायरों और समग्र रॉकेट मोटर से लैस होती है। अग्नि 5 मिसाइल जो होती है 3 छोरों वाली ठोस ईंधन स्वदेशी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है। इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, यह 1.5 टन परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम होती है। नेविगेशन और मार्गदर्शन वारहेड और इंजन के संदर्भ में नवीनतम सबसे उन्नत संस्करण होता है। इसके सेना में शामिल होने के बाद भारत भी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के एक विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता होगी और 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी इसकी मारक क्षमता हो सकती है। तो इसको देख लीजिएगा। त्रिशूल देख लीजिए, यह सभी मौसमों में सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी की मिसाइल होती है। त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल को निम्न स्तर के हमले का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। और आकाश है, एक साथ कई लक्ष्यों को भेद करने की क्षमता के साथ सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल होती है। एक से अधिक वारहेड ले जाने में सक्षम होती है। उच्च ऊर्जा ठोस प्ररोधक और रैप रॉकेट प्ररोधक प्रणाली इसमें होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, डीआरडीओ का जो भी है। बाकी जितने भी इसमें बच रहे हैं इसको मैं अगले क्लास में आपको कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। इसको बस यहीं तक रहने दीजिए, बाकी जितने भी टॉपिक इसमें बचे हैं इसको पूरा कंप्लीट अगले सेशन में मैं आप लोग को कर दूंगा, ठीक है बेटा। आज जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। G20, G7 और डीआरडीओ के बारे में जितना बताया हूँ, बाकी इसके आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगी इसके बारे में मैं चर्चा पूरा करूंगा, ठीक है। ये टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, पूरा बताया जाएगा उसमें, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी और टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसके नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का मेरा लिंक मिल जाएगा। और नेक्स्ट सेशन लूंगा तो फिर डीआरडीओ का जो बचा हुआ सारा इसमें डिटेल पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं। तो चलिए क्लास में यहीं पर ऑफ करते हैं, काफी लंबा क्लास हो चुका है। आगे जब फिर सेशन लूंगा तो डीआरडीओ को ही पूरा डिटेल बताऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा। पढ़ाई करते रहिए आप सभी के सभी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्लास को यहीं पर हम ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट सभी को।